हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। आज हम अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी सारी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, ये हमें बेस प्रोवाइड करता है, हमारे को एक फ्रेमवर्क देता है जिस फ्रेमवर्क के अंदर ही सारी अकाउंटिंग एंट्रीज या आपकी जो जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, वेरियस मेथड्स हैं, वो सब इनके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे ग्रिप होना मींस यू हैव अ सॉलिड नॉलेज अबाउट द फ्रेमवर्क इन विच अकाउंटिंग इज टू बी डन, जिसमें अकाउंटिंग करेंगे हम। तो अब आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड, वो क्या कहता है? द कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाइज ओनली टू द एसेट्स एंड नॉट टू द लाइबिलिटीज। अब ये एक स्टेटमेंट है जो बोलती है जो कॉस्ट कंसेप्ट है, ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है अगर आपको ये मालूम है तो आपको क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है, या इसमें से कुछ भी नहीं है। कि जो कॉस्ट कंसेप्ट होता है दैट अप्लाइज टू एसेट्स एंड नॉट टू द लाइबिलिटीज। अब इसके लिए आपको कॉस्ट कंसेप्ट की नॉलेज होना जरूरी है कि होता क्या है। तो कॉस्ट कंसेप्ट का पूरा जो हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, अगर आपको याद आ गया हो तो आप इजीली जो है, अगर आपको ये कंसेप्ट के बारे में पता है तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। बिकॉज ये जो कंसेप्ट है ये बोलता है कि एसेट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। जिस पे वो खरीदे गए हैं आप हमेशा उनको उन्हीं पे नोट करते हैं। मार्केट वैल्यू चाहे फ्लक्चुएट करती रहे, बट हम क्या करेंगे, उसको हमेशा कॉस्ट पे नोट करेंगे। और ये जो कंसेप्ट है ये लाइबिलिटीज पे नहीं लगता है, तो इसलिए फर्स्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऐसे ही देखिए वेरियस कंसेप्ट्स हैं इसमें अलग अलग तरह के, तो इनकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आए हैं किसी भी टेस्ट में, किसी भी आपका कोई भी हो, चाहे आपका सेबी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेवेन्यू अकाउंटेंट का हो, चाहे आपका ईपीएफओ का हो, तो ये जो होता है, ये जो पोर्शन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, इनमें से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। फिर आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब आपसे ये स्टेटमेंट वही आपको बताना है, ट्रू है, फॉल्स है, या पार्टली ट्रू है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। अब इसके लिए प्रूडेंस प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए और आपको ये सब्जेक्टिविटी क्या होती है ये मालूम होना चाहिए। अगर मालूम है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब सब्जेक्टिविटी होती क्या है? सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जहां पे पर्सनल जो ओपिनियन है या पर्सनल जो है इन्फ्लुएंस है वो मैटर करेगा। तो जो प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है, जिसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, इसके अंदर ये पर्सनल जजमेंट जो है, पर्सनल इन्फ्लुएंस जो है, पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैटर करता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन प्रूडेंस प्रिंसिपल, क्योंकि कंजर्वेटिज्म मींस आप जो है कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वैल्यू आपकी जजमेंट पे, पर्सनल जो आपका ओपिनियन है और आपकी जजमेंट है उस पे ये जो है प्रूडेंस प्रिंसिपल काफी हद तक मैटर करता है। बिकॉज इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कहाँ लॉसेस हो रहे हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहे हैं। जो इसका बेसिक फंडा होता है इसका प्रूडेंस प्रिंसिपल, वो बोलता है कि नेवर एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट्स। फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है तो उसको एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लॉस हो रहा है, अगर फ्यूचर में आपको लगता है कोई लॉस होगा, तो उसके लिए आज से ही तैयारी कर लो, आज से ही प्रोविजन बना लो। तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर ये सब्जेक्टिविटी यानी कि पर्सनल जजमेंट या पर्सनल ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अ बिजनेसमैन नीड्स टू नो द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ हिज बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, which is normally a 12-month period. This period is called dash year.
अब कहता है बिजनेसमैन को अपना जो बिजनेस है उसके अफेयर्स के बारे में, उसमें क्या चल रहा है, किस तरह से जो बिजनेस है वो वर्क कर रहा है, अपना फ्रूटफुल है या नहीं है, ये सब जो है उसे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे पता लगता रहना चाहिए। और ये जो फ्रीक्वेंट इंटरवल है वो नॉर्मली जो है वो क्या होता है, 12 जो है वो मंथ्स होता है, यानी कि 1 ईयर होता है। तो आपसे पूछा गया है उस ईयर का नाम क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर बोलेंगे, कैलेंडर ईयर बोलेंगे, बिजनेस ईयर बोलेंगे, टैक्सेशन ईयर बोलेंगे, इनमें से कौन सा ईयर बोलेंगे। तो आपको इसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या बोलेंगे इसको। स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है मतलब जो 12 मंथ पीरियड है इसको आप क्या कहेंगे, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, बिजनेस ईयर या टैक्सेशन ईयर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कैलेंडर ईयर तो नॉर्मल जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर को हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो नॉर्मली क्या हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर मतलब इसका जो आंसर है वो अकाउंटिंग ईयर है। तो अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नॉर्मली जो कंपनीज लेती हैं वो कौन सा लेती हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च लेती हैं नॉर्मली। ठीक है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, या इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, बट नॉर्मली जो ज्यादातर कंपनीज फॉलो करती हैं या तो ये फॉलो करती हैं या तो ये फॉलो करती हैं। तो ये जो टर्म जो 12 ईयर पीरियड है जिसमें फ्रीक्वेंट इंटरवल बोलेंगे, जिसमें पता लगना चाहिए बिजनेसमैन को मेरा जो बिजनेस है वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, मतलब उस पीरियड को 12 मंथ पीरियड को हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। और ये अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है, ये अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, बट नॉर्मली यही फॉलो किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बताता है, डेप्रिसिएशन वाज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज टू डू सो वुड रिजल्ट इन अ नेट लॉस फॉर अ पीरियड। कहता है डेप्रिसिएशन वाज नॉट रिकॉर्डेड, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया था, बिकॉज टू डू सो वुड रिजल्ट इन नेट लॉस फॉर द पीरियड। अगर हम ऐसा करते, इसको रिकॉर्ड कर देते तो लॉस हो जाता, नेट लॉस हो जाता, प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता। अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर देते तो ऐसा लॉस हो जाता, तो इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ये स्टेटमेंट बोलती है इंडिकेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट इज वायलेटेड। ऐसा करने में जो प्रिंसिपल को वायलेट किया गया, जिसका आपने जो है जिस प्रिंसिपल को आपने फॉलो नहीं किया है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि वो कॉस्ट प्रिंसिपल आपने फॉलो नहीं किया, आपने कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो किया, आपने फुल डिस्क्लोजर नहीं फॉलो किया, आपने कंजर्वेटिज्म नहीं फॉलो किया, आपने इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो फॉलो आपने नहीं किया, ये आपको बताना है। डेप्रिसिएशन आपको मालूम ही होना चाहिए क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है लॉस इन अ वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर या टाइम। जब आप यूज करते हैं किसी भी एसेट को तो उसकी वैल्यू हर साल जो है वो कम हो जाती है, वेयर एंड टियर की वजह से कम हो जाती है, यूसेज की वजह से कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई, तो उसमें आपने कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो वायलेट किया, उसको फॉलो नहीं किया। तो कॉस्ट प्रिंसिपल नहीं है, कंजर्वेटिज्म भी इसमें नहीं है, समझदारी नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से, डेप्रिसिएशन एक हमारा क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को तो नोट करना चाहिए। तो हमने कौन सा नहीं फॉलो किया, हमने फुल डिस्क्लोजर, आपका इसका आंसर है कि हमने सारी बातें नहीं बताई, फुल डिस्क्लोजर देना चाहिए था। हमारे एसेट की वैल्यू कम हुई तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, याद रखना नॉन कैश एक्सपेंस है, तो नॉन कैश एक्सपेंस को नोट करना चाहिए था पर नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, फुल डिस्क्लोजर की जो आपकी प्रिंसिपल होती है उसको हमने वायलेट किया। ठीक है जी, तो अब ये जो वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपको आते हैं, नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं नॉलेज है तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें। मैं बता रहा हूं आपको
कि इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, किसी ना किसी प्रिंसिपल से हमेशा क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, ये सारी चीजें, इनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू है ये आपको बताना है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है द एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड पार्टनरशिप। ठीक है जी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। एसेट्स आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑन लिक्विडेशन। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी यूनिट। When a creditor is paid, this results in decrease of one asset and a corresponding increase in other asset. तो अब ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको देखना है इनमें से कौन सी ट्रू है ना। तो ये आगे ऑप्शंस दिए हैं, 1 ट्रू है या थर्ड, 1 एंड 3 ट्रू है, 1 एंड 2 ट्रू है, थर्ड एंड जो ये फोर्थ है ये ट्रू है, या फिर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। तो ये आपको जो है वो यहां पे आइडेंटिफाई करना है। तो हम पहले एक एक करके स्टेटमेंट पे आते हैं। एंटिटी कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल प्रोप्राइटर। ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो एंटिटी कंसेप्ट है मींस बिजनेस और ओनर 2 सेपरेट एंटिटीज हैं। ये कंसेप्ट जो है ये सभी पे लगता है, सभी, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंश्योरेंस की फर्म हो, किसी भी तरह की फर्म हो, कुछ भी हो, जहां पे आपने अकाउंटिंग करनी है वहां पे ये प्रिंसिपल लगता ही लगता है। तो ये गलत हो गया। फिर एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नहीं जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे नहीं होता है। वो किस पे नोट करते हैं हम? कॉस्ट जो होती है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके जो अमाउंट होता है उस पे लिखते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन मॉनेटरी वैल्यू, चेंज इन वैल्यू ऑफ मॉनेटरी यूनिट, ऐसा भी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी जो है रॉन्ग है। तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का कि भाई जो भी चीज मनी में मेजरेबल है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा और कुछ चीजें जैसे ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, जो चीज मनी में आप नहीं लिख सकते हैं, मनी में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी वैल्यू, तो वो चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती। ओनली जो है मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। फिर व्हेन अ क्रेडिटर इज पेड दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ वन एसेट एंड अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अनदर। ये भी ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है देखो, कैश जो है आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। क्रेडिटर को पे किया तो कैश कम हो रहा है, और क्या होगा? ठीक है, व्हेन अ क्रेडिटर इज पेड दिस रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ वन एसेट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ अनदर एसेट। ऐसा नहीं होगा। क्रेडिटर को पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी और आपका एसेट, कैश या बैंक जिससे भी पे करेंगे, वो दोनों ही चीजें कम हो जाएंगी। तो इसके हिसाब से सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो गलत हैं। तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है आपका क्या है? नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। आपसे पूछा था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसको ध्यान से रीड करना है, एक एक चीज, है ना, कि क्या लिखा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने डिसाइड करना है कि मुझे इनमें से कौन सी ऑप्शन को टिक करना है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी था, तो इसको, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से रीड करने हैं हमेशा। ठीक है जी। फिर कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन एज अ फुट नोट इन बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, डिस्क्लोजर कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, कहता है मार्केट वैल्यू जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की आपने रिकॉर्ड, एक इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू होती है वो फुट नोट, बैलेंस शीट बनती है हमारी, ऐसे ये फॉर्मेट होता है इसका, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, और जब ये खत्म हो जाती है तो कहता है यहां फुट नोट पे हम उसकी मार्केट वैल्यू लिखते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं या किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं, ये आपसे पूछा गया। कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, गोइंग कंसर्न। अब चलो मैं इतना बता देता हूं कि ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो अब तीन में से बताओ जरा कौन सा आंसर हो सकता है, देखते हैं किसको मालूम है। इन तीनों में से कौन सा आंसर हो सकता है, ये आपको देखना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी भी नहीं होगा। अब बचे ये दो, इन दोनों में से हम मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां नीचे क्यों लिखेंगे, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर कंसेप्ट, यानी कि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, हम जो है मार्केट वैल्यू जो है वो फुट नोट में शो करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, फुटनोट में एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, एक और वैसे पॉइंट आपको बता देता हूं कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। अभी फुटनोट से मुझे ध्यान आ गया, तो आपको ध्यान रखना है, एक ना कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। वो क्या होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी? इट इज अ लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज, मतलब उसका श्योर नहीं होता। नॉर्मली जो लाइबिलिटीज होती हैं वो पैसा हमने जो है फ्यूचर में वापस करना है, लेकिन जो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी इट मे और मे नॉट अराइज, मतलब पैसे देने भी पड़ सकते हैं और हो सकता है पैसे ना देने पड़े, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो ऐसी लाइबिलिटी जो होती है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमारी कंपनी पे किसी ने केस किया हुआ है ना, तो अगर हम केस जीत जाएंगे तो हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इन केस हम हार जाएं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इट इज नॉट श्योर, वो तो जब जजमेंट आएगी तब पता लगेगा। या हमने किसी की गारंटी ले रखी है, तो अब इन केस किसी की गारंटी हमने ली है, तो अगर वो अपनी जो प्रॉमिस है वो फुलफिल कर देगा तब तो ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो हमें उसकी जगह जो है प्रॉमिस या पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं पेमेंट करेगा फर्दर। तो ऐसी लाइबिलिटी को कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और इसमें ध्यान क्या रखना है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी हमेशा फुट नोट में लिखी जाती है। ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल, लेजर कहीं भी नहीं नोट करते हैं। कहां नोट करते हैं? बैलेंस शीट के फुट नोट में जो है हमेशा इस कंटिंजेंट लाइबिलिटी को लिखा जाता है। तो ये जो है ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, कि जो ये आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है ये भी फुटनोट में लिखते हैं, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी फुटनोट में हम बैलेंस शीट के मेंशन करते हैं। तो दोनों ही बातें आप ध्यान रख सकते हो। फुटनोट से मुझे ध्यान आ गया तो मैंने कहा आपको पॉइंट बता दूं, ठीक है। अब प्रोपराइटर इज रिगार्डेड एज अ क्रेडिटर टू अ एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट। अब ये वाला कंसेप्ट तो आपको मालूम होना चाहिए, तो फटाफट से आंसर कर दो, देखते हैं किस किस को मालूम है। पहला बोलता है कॉस्ट कंसेप्ट, दूसरा कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तीसरा कहता है रियलाइजेशन कंसेप्ट, और ये फिर एक बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इन चारों कंसेप्ट में से कौन सा कंसेप्ट है जो ये कहता है, जो ये बोलता है कि प्रोपराइटर को हम क्रेडिटर की तरह रिगार्ड करते हैं, मतलब क्रेडिटर की तरह मानते हैं। कितना क्रेडिटर है? जितना उसने कैपिटल दे रखा है बिजनेस को, ये स्टेटमेंट का मतलब है। तो ऐसा किस प्रिंसिपल के तहत किया जाता है, या ऐसा इनमें से किसकी तरह किया जाता है? देखो कॉस्ट कंसेप्ट तो है नहीं, ये तो मालूम। मनी मेजरमेंट भी नहीं है, क्योंकि मनी मेजरमेंट हमने अभी किया, वो कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन मनी में आप जो भी चीजें फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हम अकाउंटिंग में नोट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आपने बताना है, फटाफट से बताओ कौन सा कंसेप्ट है। तो ये जो प्रोपराइटर है, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया। प्रोपराइटर मींस ओनर, और ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? दोनों के दोनों दो सेपरेट एंटिटीज हैं, ये हम मानते हैं। और क्योंकि ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, इसीलिए बिजनेस का जो भी ओनर जो है, जो भी पैसे इसमें लगाता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल। बिजनेस, देखो बिजनेस ओनर के बिना तो चलने नहीं वाला। तो ओनर क्या करता है? बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है ना। तो जितने पैसे जो हैं ये ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं।
और क्योंकि ये सेपरेट एंटिटीज हैं तो इसलिए माना जाता है कि बिजनेस ने इससे उधार लिया हुआ है और फ्यूचर में पैसे इसको वापस करने हैं, तो आप इसलिए इसको क्रेडिटर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल इफ राहुल बोरोज 40,000 एंड साइंस अ नोट टू पे 50,000 a year later, the liability will be recorded as 50,000। अब आपसे पूछा है राहुल ने बोरो किए 40,000 रुपीज, लेकिन उसने एक नोट साइन कर दिया, मतलब नोट मींस डॉक्यूमेंट, उसने एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और उस पे बोला कि 1 साल बाद मैं आपको 50,000 रुपीज वापिस कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमें ये रिकॉर्डिंग तो करनी है, तो ये भी हमें पता है कि राहुल ने क्या किया है, बोरो किया है, तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी आपसे क्वेश्चन में पूछा है 50,000 रिकॉर्ड करेंगे, क्वेश्चन ने बोला 50,000 रिकॉर्ड विल बी रिकॉर्डेड एज 50,000। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, पार्टली ट्रू है, फॉल्स है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको सोचना है। 40,000 उसने बोरो किया और जो है उसने जो साइन किया नोट वो 50,000 का किया, तो आपको ये सोचना है कि 40,000 रिकॉर्ड करना चाहिए था या 50,000 रिकॉर्ड करना चाहिए था, और जो भी है तो फिर ये 10,000 जो है वो क्या है, ये आपको सोचना है। 40,000 लिया उसने बोरो किया 1 साल के लिए, तो ऑब्वियसली ये 10,000 क्या है, ये 10,000 जो है वो इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई भी पैसा फ्री में तो देगा नहीं, तो बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो चार्ज करता है। तो यहां पे क्लियरली परसेंटेज नहीं मेंशन, तो अमाउंट से पता लग रहा है कि जब क्योंकि 40,000 लिए और 50,000 वापस करेगा तो बाकी का जो अमाउंट है वो क्या है, वो इंटरेस्ट है। ठीक है, ये तो क्लियरली पता लग रहा है यहां से। अब आपको यह समझना है कि ये जो लाइबिलिटी है 50,000 से रिकॉर्ड करनी है कि 40,000 से रिकॉर्ड करनी है, तो बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट आपका इनकम होता है या एक्सपेंस होती है, मतलब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी इनकम हो जाएगी, पे करोगे तो एक्सपेंस होगी। दोनों ही केसेस में ये लाइबिलिटी नहीं है, ये 10,000 रुपीज। तो लाइबिलिटी आपकी क्या है, जो एक्चुअल में अमाउंट आपने बोरो किया यानी कि 40,000। तो इस हिसाब से लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड होगी वो तो 40,000 ही रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ये तो जाएगा तो इंटरेस्ट में जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी जो है वो कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए, 40,000। क्लियर है, आई होप इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा। देखो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं है ना, ये अकाउंटिंग अजम्पशंस वगैरह, इनमें इनको बड़े ध्यान से रीड करना, इनमें छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, तो इनको अच्छे से स्टडी करना। अब देखते हैं जी आपका क्वेश्चन, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ड्यू टू द डैश कंसेप्ट। कहता है कि जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ड्यू टू द डैश कंसेप्ट, कि किस कंसेप्ट की वजह से जो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। कॉस्ट कंसेप्ट की वजह से, कंजर्वेटिज्म की वजह से, डुअल कंसेप्ट की वजह से, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की वजह से, कौन से कंसेप्ट की वजह से क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट्स में, है ना। और अभी अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो बीच बीच में मैंने इस कंसेप्ट का 2-3 बार या 1 बार 2 बार तो मैंने इस कंसेप्ट के बारे में बात भी की थी। तो ये तो आप फटाफट से आंसर दे सकते हैं, इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो आप ये आंसर करो, तब तक देखो कंजर्वेटिज्म तो मैंने आपको बता दिया, प्रूडेंस, इंटेलिजेंस, हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी थोड़ा आपको बता दिया कि जो एसेट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कंसेप्ट पे हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी होते हैं। ये डुअल कंसेप्ट क्या होता है, मालूम है किसी को डुअल कंसेप्ट?
आंसर तो आप दे दो तब तक। ड्यूअल कंसेप्ट के बारे में किसी को कुछ मालूम है क्या? क्या होता है ड्यूअल कंसेप्ट? ड्यूअल कंसेप्ट, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में ये जो ड्यूअल कंसेप्ट है ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं और वो ऐसे होते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये दो कंसेप्ट इस इक्वेशन में ऐसे इंपैक्ट डालते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपकी ये इक्वेशन मैच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मींस आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, मतलब आपकी अकाउंटिंग में कोई ना कोई गलती है। ड्यूअल कंसेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं और दो इंपैक्ट डालती है, और मिनिमम 2 इंपैक्ट्स, है ना, कम से कम 2 इंपैक्ट डालती है। और उस हिसाब से उसी वजह से हमारे अकाउंट्स में जो अमाउंट के कॉलम होते हैं किसी भी फॉर्मेट में, वो हमेशा 2 होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो ड्यूअल कंसेप्ट को हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन से भी डिफाइन करते हैं कि दो इफेक्ट्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे कि हर बार ये इक्वेशन मैच करेगी। अगर ये इक्वेशन आपकी मैच नहीं करती है तो मींस आपकी बेसिक अकाउंटिंग में कोई ना कोई आपने मिस्टेक की है, चाहे आपने रिकॉर्ड करने में गलती कर दी, या आपको अभी नॉलेज नहीं है तो आपने कोई चीज जो है वो एसेट में रिकॉर्ड होनी थी वो लाइबिलिटी में कर दी, या एक इनकम में रिकॉर्ड होनी थी वो लाइबिलिटी में कर दी, है ना, एक्सपेंस में रिकॉर्ड होनी थी वो एसेट में कर दी। ऐसा कोई कुछ मिस्टेक आप कर सकते हैं। चलो जी, ये तो हो गया ड्यूअल कंसेप्ट। अब बाकी आ जाते हैं ये क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन। हमने ये तो किया ही है कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस जो हैं वही हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। और ऐसा क्यों करते हैं? मनी मेजरमेंट की कंसेप्ट की वजह से। तो क्योंकि मनी मेजरमेंट की कंसेप्ट की वजह से हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो हेंस इसी कंसेप्ट की वजह से हम ये क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये जो आपका आज के आपने क्वेश्चंस किए, ये सारे के सारे जो है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल से बेस्ड हैं, प्रिंसिपल्स, असम्पशंस और इनके ऊपर बेस्ड हैं। तो इससे रिलेटेड टॉपिक जो है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टॉपिक को आप कभी भी मत छोड़ना। किसी भी लेवल पे आप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस पोर्शन को मत छोड़ना। इसमें से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आई होप आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो फिर नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप योर प्रिपरेशंस एट अप टू द मार्क। और जो भी चीजें आपको बताई जाए उनका आप ध्यान रखो, सो दैट आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।